नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उनमें से हैं जो खुश हो रहे थे कि आरबीआई ने रेट्स काट दिए हैं तो अब आपकी होम लोन की ईएमआई कम हो जाएगी, या फिर नया होम लोन लेने की सोच रहे हैं ये सोचकर कि रेट्स तो गिर गए हैं? तो जरा रुक जाइए। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो आपके हर फाइनेंशियल फैसले को असर करता है, खासकर अगर आपकी जिंदगी में ईएमआई एक बड़ा हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडे हमारे काम के नहीं, लेकिन दोस्तों यही बड़े बड़े इकोनॉमिक फैसले, देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई की पॉलिसीज सीधा आपकी जेब पर असर करती है। और अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो शायद आप एक ऐसी गलती कर बैठेंगे जो आपको सालों तक भुगतनी पड़ेगी। तो मैक्रो कैफे में आज हम घर की ईएमआई के पीछे छुपे उस बड़े फाइनेंशियल गेम को समझेंगे जो आपको शॉक कर देगा। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आरबीआई ने रेट्स तो कम करे, पर आपकी होम लोन की ईएमआई कम क्यों नहीं हुई? और इससे भी इंपॉर्टेंट, अगले साल का बजट आपके होम लोन की ईएमआई को और बढ़ा सकता है। हां, सही सुना आपने। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सरकार की बोरिंग स्ट्रैटेजी और रेट्स के ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम दोनों मिलकर आपकी पॉकेट पर डबल अटैक कर रहे हैं। हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये रेपो रेट क्या होता है, ये 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आपके ईएमआई का बॉस क्यों है, और कैसे बड़े बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके लोन की किस्त को फिक्स करते हैं। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल आंखें खोलने वाली है और आपको बताएगी कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेट कट पैराडॉक्स से। पहले यह समझते हैं कि आरबीआई रेट्स कम कैसे करता है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स के लिए पैसा सस्ता हो जाता है, और थ्योरी के हिसाब से जब बैंक्स को सस्ता पैसा मिलेगा तो वो आगे भी पब्लिक को सस्ता लोन देंगे, जिससे आपकी ईएमआई कम होगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। आरबीआई सस्ता पैसा देगा तो बैंक सस्ता लोन देंगे, जिससे लोग ज्यादा खरीदेंगे और इन्वेस्ट करेंगे और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। आरबीआई के इस रेपो रेट के फैसले का असर पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर होता है, खासकर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स पर। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा उधार लेना कितना महंगा या सस्ता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो आमतौर पर मार्केट में उम्मीद होती है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स भी गिर जाएंगी, क्योंकि अगर बैंक्स को आरबीआई से सस्ता पैसा मिल रहा है तो उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे दूसरे ऑप्शन पर कम रिटर्न की उम्मीद होती है। पिछले कुछ समय में आरबीआई ने कई बार रेपो रेट कट करे। 125 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट हुआ। अगर आप साल 2025 के पहले 6 महीने देखें तो इंडिया का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 6.74% से 6.3% तक आ गया था। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड्स कम हो रही थी, सब अच्छा लग रहा था, है ना? पर दोस्तों यही तो पैराडॉक्स है। शॉर्ट टर्म रेट्स जैसे 91 डे ट्रेजरी बिल्स तो 6.47% से 5.3% तक आ गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर कॉर्पोरेट बॉन्ड और आपकी ईएमआई वो ज्यादा नहीं गिरी। तो सवाल यह है, आरबीआई के रेट कट्स का बेनिफिट आप तक क्यों नहीं पहुंचा? इस सवाल का जवाब एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर में छुपा है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है कि बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग जैसी जो हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, जो बैंक्स नहीं होती पर फाइनेंस का काम करते हैं, आपकी ईएमआई डिसाइड करते वक्त इस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को क्यों देखते हैं। पहले यह समझो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में ये एक तरह का लोन है जो आप सरकार को देते हो। जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है, जैसे कोई हाईवे बनाना है या फिर कोई योजना चलानी है, तो वो आम जनता, बैंक्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर से उधार लेती है। इस उधार के बदले सरकार एक कागज का टुकड़ा देती है जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड कहते हैं। इस कागज पर लिखा होता है कि सरकार आपको कितने साल बाद आपका पैसा वापस करेगी और हर साल कितना इंटरेस्ट देगी। और ये यील्ड क्या होती है? देखो, यील्ड का मतलब है आपको उस बॉन्ड से कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और सरकार हर साल 5 रुपए इंटरेस्ट दे रही है तो उसकी यील्ड 5% हुई।
ये यील्ड मार्केट में बॉन्ड के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलती रहती है। अगर किसी बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तो सिंपल इकोनॉमिक्स से उसका प्राइस बढ़ेगा और यील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि आपका वही 5 रुपए का इंटरेस्ट अब ज्यादा बड़े प्राइस पर मिल रहा है। और अगर डिमांड कम हो गई तो सिंपल इकोनॉमिक्स से उसका प्राइस गिरेगा और यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि वही 5 रुपए का इंटरेस्ट अब आपको कम प्राइस पर मिल रहा है। यही यील्ड है जो मार्केट में पैसा उधार लेने की कॉस्ट बताती है। अब वापस होम लोन पर आते हैं। जब बैंक या कोई एनबीएफसी आपको 20 से 25 साल का होम लोन देती है तो उन्हें भी ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है। और बैंक अपना पैसा कहां से लाते हैं? वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लेते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी से, और लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। पर ये तो रिस्की है, क्योंकि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उनका पैसा लेने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, पर आपकी जो ईएमआई है वो तो फिक्स हो गई। बैंक्स का खर्चा कैसे बढ़ता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए बने रहिए। तो बैंक क्या करते हैं? वो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स को देखकर अपना बेंचमार्क सेट करते हैं, क्योंकि ये 10 ईयर यील्ड बताती है कि मार्केट को क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड क्या होगा। ये एक सेफ और रिलायबल इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट का। और आपकी ईएमआई का जो फॉर्मूला है वो काफी सिंपल है। आपका जो ईएमआई रेट होता है वो बनता है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से, प्लस बैंक और एनबीएफसी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्लस आपकी क्रेडिट रिस्क से। यानी बैंक एनबीएफसी का प्रॉफिट मार्जिन उनका अपनी खुद की कमाई होती है, और आपका जो क्रेडिट रिस्क है, मतलब जो आपका सिबिल स्कोर है और आपका जो लोन टाइप है, उस पर रिस्क प्रीमियम डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो रिस्क प्रीमियम कम होगा। इसलिए देखो, दिसंबर 2024 में एवरेज सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड थी 6.9% और दिसंबर 2025 में 6.8%, यानी सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट की कमी। पर आरबीआई ने रेपो रेट तो 125 बेसिस पॉइंट से कट किया था, तो बेनिफिट कहां गया? ये 10 ईयर यील्ड की स्टिकीनेस ने आपकी ईएमआई को भी स्टिकी बना दिया। अब चलिए समझते हैं ये 10 ईयर यील्ड्स नीचे क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, साल 2025 के दूसरे हाफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने लिक्विडिटी, यानी जिसने बैंकिंग लिक्विडिटी सिस्टम को कम कर दिया। मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो गया। साल 2025 के सेकेंड हाफ में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो पैसा बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने $4.5 बिलियन हमारी मार्केट से निकाल लिए, जो अप्रोक्सीमेटली 42,000 करोड़ रुपए होते हैं। और जब भी पैसा देश से बाहर जाता है तो रुपये पे प्रेशर आता है। देखो कैसे। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं तो डॉलर डिमांड करते हैं, जिससे डॉलर का प्राइस बढ़ता है और रुपये गिरता है। और दोस्तों, रुपये को बचाने के लिए आरबीआई मार्केट में घुसता है, क्योंकि हमारा मैनेज फ्लोट सिस्टम है। अब आरबीआई कई तरीके की टेक्निक यूज करता है, जैसे अपना खुद का रिजर्व से डॉलर बेचता है ताकि उसकी सप्लाई बढ़े, या फिर स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचता है, और अभी तक $44 बिलियन बेच चुका है। और सोचो, अगर आरबीआई मार्केट में नहीं घुसता तो जो एक्सचेंज रेट आज 90 पार हो चुका है वो 100 पार हो चुका होता। अब देखो असली कहानी, जब आरबीआई मार्केट में घुसता है और डॉलर बेचता है तो रुपया बाजार से निकाल लेता है, जिससे बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचता है। और उधर ही वापस से पैसा बाजार में लाने के लिए आरबीआई अनाउंस करता है ओएमओ, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है और रुपया उनके अकाउंट में डाल देता है। दोस्तों, अभी तक कुछ 6.5 लाख करोड़ का ओएमओ आरबीआई कर चुका है। ये कोविड टाइम से भी ज्यादा है, जब बैंक्स को पैसा देना था आरबीआई को, ताकि बैंक के पास पैसे की कमी ना हो और लोन सस्ते में मिले, ताकि आम जनता स्पेंडिंग बढ़ा सके और इकोनॉमी कोविड से बाहर आ सके। पर अभी भी ये काफी नहीं था। अभी सिस्टम में लिक्विडिटी सिर्फ 0.2% ऑफ एनडीटीएल सरप्लस में है। यहां पर एक और टर्म है समझने की, एनडीटीएल, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सिंपल शब्दों में ये बैंकों के पास पब्लिक का टोटल जमा किया हुआ पैसा होता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। आरबीआई का टारगेट है कि बैंक्स के पास उनके एनडीटीएल का 1% सरप्लस हमेशा होना चाहिए। मतलब जितना पब्लिक का पैसा बैंक के पास है, उसका 1% एक्स्ट्रा फंड्स बैंक के पास होना चाहिए, जो वो आगे लोन की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी ये सरप्लस सिर्फ 0.2% पे है, यानी 0.8% का गैप है। जब तक ये गैप फिल नहीं होता, यानी बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं होता, बैंक्स लेंडिंग में एग्रेसिव नहीं होंगे और इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। और दोस्तों,
अब जब तक आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, रेट्स कट स्लो हैं, इवेंचुअली तो बेनिफिट मिलेगा ही, तब तक ये और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, सरकार की बढ़ती उधारी यानी बोरोइंग, जो दूसरा कारण है कि क्यों आपकी ईएमआई सस्ती नहीं हो रही। सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है दोस्तों, जो वो टैक्स और दूसरे सोर्सेस से इकट्ठा करती है। लेकिन अगर रेवेन्यू कम हो जाए तो सरकार को उधार लेना पड़ता है बॉन्ड मार्केट से। पिछले साल में सरकार ने क्या किया? बड़े बड़े टैक्स कट दिए, जैसे इनकम टैक्स कट और जीएसटी में कट, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो स्लो हो चुका है, रेवेन्यू ग्रोथ चैलेंजिंग है। फाइनेंशियल ईयर 26 में तो ऑलरेडी 6% रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उनके एस्टीमेट से। इस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए सरकार को ज्यादा उधार लेना पड़ता है। अब जब सरकार इतनी बड़ी अमाउंट बोरो करेगी बॉन्ड मार्केट से तो क्या होगा? सरकार ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी मार्केट में, यानी सप्लाई बढ़ेगी। जब किसी चीज की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है और उसे खरीदने वाले उतने नहीं होते, खासकर जब लिक्विडिटी टाइट हो, जैसे कि हमने देखा है, और एफपीआई आउटफ्लो ज्यादा हो, तो उन बॉन्ड्स को बेचने के लिए सरकार को उन पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यानी यील्ड बढ़ जाती है। सिंपल डिमांड सप्लाई का खेल है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड्स बढ़ती है तो बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ जाती है। चलो अब समझो बैंक का खर्चा कैसे बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स का सिंपल मतलब है कि बैंक को पैसा खुद उधार लेने के लिए कितना खर्चा आता है। देखो, बैंक भी तो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है या फिर दूसरी जगह से पैसा उधार लेती है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो अपने आप सोचो, लोग अपना पैसा बैंक में क्यों रखेंगे जहां पे कम इंटरेस्ट है? वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपना पैसा लगा देंगे। तो बैंक को भी कंपेटिटिव रहने के लिए अपने फिक्स डिपॉजिट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब बैंक को खुद पैसा ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा तो वो आपको सस्ता लोन क्यों देंगे? क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो मेंटेन करना है। इसलिए जब बैंक्स का पैसा लेने का खर्चा बढ़ता है तो वो आपके लोन रेट्स बढ़ा देते हैं। आने वाले साल में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है वो लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और ये नंबर कैलकुलेट कैसे हुआ? सरकार को पुराने लोन रीपे भी करने हैं जो फाइनेंशियल ईयर 27 में आ रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ रुपए की रीपेमेंट है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर नेट बोरोइंग में रीपेमेंट ऐड कर दो तो ग्रॉस बोरोइंग निकल के आती है जो कि मैसिव 16.5 लाख करोड़ रुपए की है। और ये फाइनेंशियल ईयर 26 से 11.5% ज्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ 14 लाख करोड़ के आसपास बोरो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग। इसका मतलब है चाहे आरबीआई रेपो रेट कितना भी कट कर दे, ये बढ़ती हुई सरकारी उधारी 10 ईयर यील्ड पर ऊपर की तरफ दबाव बनाए रखेगी। और जब 10 ईयर यील्ड बढ़ता है तो आपका होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सबकी ईएमआई बढ़ सकती है। ये एक बजट बॉम्बशेल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला सकती है। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिकली, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? देखो, पहला, अगर आप नया होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जल्दी कर लो बिफोर रेट्स बढ़ें। मार्केट सिग्नल काफी मिक्स्ड हैं। एक तरफ लिक्विडिटी इंजेक्शन है और आरबीआई का सपोर्टिव स्टांस है, पर दूसरी तरफ बोरोइंग प्रेशर है। अगले 3 से 6 महीने बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। अपनी अफोर्डेबिलिटी को अभी के रेट्स और आगे बढ़ने वाले रेट्स दोनों सिनेरियोज में चेक करो। दूसरा, अगर आपका एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट लोन है तो इसको फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट करने के ऑप्शन सीरियसली कंसीडर करो। फ्लोटिंग रेट्स में आपको अभी तो शायद कम लग रहा होगा कि रेट्स ठीक हैं, पर आगे चलकर अगर 10 ईयर यील्ड्स बढ़ती है तो आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है। अपना कैश फ्लो और जो आपकी फ्यूचर की जरूरतें हैं उसके हिसाब से अपना फैसला लो। तीसरा, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहो। मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोरिंग मत समझो, ये सीधा आपकी जिंदगी को असर करती है। सरकार की पॉलिसीज, आरबीआई के फैसले, ग्लोबल इवेंट्स, इन सब पर नजर रखो। अपने बैंक या फाइनेंशियल एडवाइजर से रेगुलरली कंसल्ट करो। याद रखिए, आपकी ईएमआई सिर्फ आरबीआई के रेपो रेट्स पर नहीं बल्कि बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स के जाल में बंधी हुई है। इस जाल को समझना ही आपके फाइनेंशियल सेफ्टी की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझकर ही आप अपने पैसे को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही डीपर इंसाइट्स के साथ। आपकी सोच को बदलते रहने के लिए मैक्रो कैफे को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो नया होम लोन लेने की सोच रहे हैं।
कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ईएमआई और मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये असली कहानी कैसी लगी। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।